नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास शो नौजवान हिंदुस्तान में। जी हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे यंग इंडिया या नौजवान हिंदुस्तान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलमी नक्शे पर ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है। सिर्फ तादाद में ही नहीं बल्कि हुनरमंदी की बात की जाए तो आज पूरी दुनिया हिंदुस्तानी टैलेंट की मुरीद हो चुकी है। दुनिया की नामवर कंपनीज और दीगर शोबों में आज हिंदुस्तानी टैलेंट अपना लोहा मनवा रहा है। आज अगर ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ सही तालीम और प्रॉपर गाइडेंस है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सही तालीम और बेहतर गाइडेंस से ही कोई भी तालिबे इल्म अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए ये शो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट कोर्सेज और अलग अलग फील्ड्स में करियर कैसे बनाया जाए इसे लेकर एक्सपर्ट्स को आपके सामने रखते हैं और कई स्टूडेंट्स अपने सवाल सीधे उनके सामने रखते हैं और ये सवाल आपके भी सवाल होते हैं। ये बहुत अहम बात है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, लाइफ साइंस। प्रोफेसर हसनैन हमारे साथ बने हुए हैं, स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सर मेरा एक सवाल, और ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए आपको देख रहे हैं, इंटरनेट पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं। रोज़गार, आपने कहा कुछ ना कुछ आप मेडिकल की जब पढ़ाई करते हैं तो पा लेते हैं। लाइफ साइंसेज में अगर आप जाते हैं तो पहली चीज़, या जब भी हम किसी स्टडी के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा करियर क्या होगा, हम कितना कमा लेंगे या हमें क्या रोज़गार मिलेगा, जैसे सवाल हमारे जहन में होते हैं। लाइफ साइंसेज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अभी अनवील होनी बाकी है या जिनके बारे में स्टूडेंट अवेयर नहीं है? देखिए, आज के ज़माने में एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ही महारत रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूज़फुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी, फिज़िक्स वाले लोग बायोलॉजी में आ रहे हैं, तो बायोलॉजी वाले लोग उसमें क्यों नहीं जा सकते? आज का अगर आप सिर्फ लाइफ साइंसेज लेंगे तो आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। वजह उसकी सिर्फ यही है कि लाइफ साइंसेज में वेरी ब्रॉड डिसिप्लिन है। लाइफ साइंसेज में फार्मेसी भी आ जाता है, लाइफ साइंसेज में मेडिसिन भी आ जाता है, लाइफ साइंसेज में अलाइड कोर्सेज भी आ जाता है, लाइफ साइंसेज में अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आ जाते हैं, लाइफ साइंसेज में कई चीज़ें आ सकती हैं, सिंपल रिसर्च भी आ जाता है। तो अगर आप दिस इज़ व्हाट मैंने इसलिए पहले बताया था कि हम स्टूडेंट की हैसियत से ये मुझे फैसला करना है कि हम में एंड्योरेंस और पेशेंस कितना है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कल को नौकरी चाहता हूँ या आई एम लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। एम आई लुकिंग एट अ जॉब टुमारो ताकि मैं माँ बाप को कह सकूँ कि मैं भी कमा रहा हूँ। अगर वो है तो थोड़ा लाइफ साइंसेज में रह करके ही आपको अपने डिटोर लेना होगा जी। और वो डिटोर कैसे ले सकते हैं? आज के डेट में बिग डेटा से मुराद है जो डेटा जनरेट होता है। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड आज का युग कहा जाता है, डिजिटल युग है। डिजिटल इसलिए कहा जाता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी इस पर भी लोग बिजनेस बना रहे हैं, इस पर भी लोग पैसे कमाएंगे। कैसे कमाएंगे कि मैंने इन बातों को कहा है, वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या है। आप सिंपल से मैं मिसाल देता हूँ, आप जाकर के अपने किसी दुकान में जाकर के जूते ख़रीदे या किसी दुकान में जाकर के आपने अच्छा सा ड्रेस लिया, लेने के विदिन 2 दिनों के अंदर में आपके पास SMS आने शुरू हो जाएंगे कि ये जूते और अच्छे यहाँ सेल पर हैं। उन्हें कैसे पता लगा आपने जूता खरीदा? ये डेटा शेयर करती है कंपनियाँ, या आपके डेटा को दे हैव नो बिजनेस टू सेल यू, दिस इज एक्चुअली सेलिंग डेटा। तो ये तो कमर्शियल एंगल है डेटा सेलिंग का। जो लाइफ साइंसेज एंगल वो ये है कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे ये दवाएं लिखी, वो मेरा पूरा हिस्ट्री चला गया। ज़्यादातर अस्पताल में ये डेटा सेंट्रलाइज रहता है। और ये अगर आपने ये किया, कोई टेस्ट कराया, तो टेस्ट जैसे ही कराया तो किसी इक्विपमेंट को यूज़ किया आपने, MRI यूज़ किया। MRI बनाने वाले, मान लिया कि आपने सीमेंस की कंपनी है, सीमेंस के डिस्ट्रीब्यूटर कुछ और है, उन्हें पता लगा कि ये उस जगह इन्होंने MRI कराया है तो ही मे कम अगेन, तो वो आपको बताएंगे कि MRI अब और कम दाम में मिल रहा है। तो इस तरह से आपके बारे में जो मालूमात है, आपके फिजियोलॉजी के बारे में, अब आज के डेट में इस बात, हमारा ये डेटाबेस कितना मजबूत है, या अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये जो ब्रांच उभर के आ रही है, बिग डेटा ऑन ह्यूमन इंटरफेस, दिस इज नोबडी इज टैपिंग इट।
बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसके लिए आपकी सलाहियत कंप्यूटर साइंसेज की होना ज़रूरी है। तो आई थिंक प्योर लाइफ साइंसेज करेंगे तो वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा, कितने आप में एंड्योरेंस है। आप रिसर्च कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं, उसके बाद एक एश्योर्ड करियर गोल आपका मिल जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे और 10-12 साल के अंदर में प्रोफेसर हो जाएंगे। प्रोफेसर की तनख्वाह आज के डेट में 1.5 लाख के करीब है। उसी के बरक्स एक मेडिकल स्टूडेंट, एक अगर लॉ बंदा है तो वो 30-35 साल की उम्र में ही वही तनख्वाह पाएगा जो प्रोफेसर पाएगा। और प्रोफेसर तो सिर्फ प्रोफेसर ही रहेगा, ही विल नॉट अर्न एनीथिंग बियॉन्ड दैट। लेकिन वो बंदा जिसने लॉ किया है, वो उसकी तनख्वाह आने वाले और भी ज़्यादा हो जाएगी, करोड़ों में जाएगी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसमें उसकी ही इज़ लुकिंग एट अ बिग पिक्चर। हम लोग तो बड़े कंटेंटेड हो जाते हैं कि प्रोफेसर हो गया, नौकरी मिल गई, अच्छी बात है। हमें इसको सम अप करते हुए हमें एजुकेशन को किसी एक दायरे में बांधकर नहीं रखना चाहिए। हमें लगातार एक्सप्लोर करते रहना चाहिए नई फील्ड्स को भी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक रोजगार मिल गया है तो बस इसके बाद हम संतुष्ट हो जाएं और बात खत्म हो जाए। हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया और इस नेबरहुड में, वी आर वेरी कंटेंटेड पीपल। यहीं से लोग चले जाते हैं बाहर तो दे डोंट लुक बैक बिकॉज फॉर देम स्काई इज द लिमिट। और हमारे लिए एक छत मिल गई, एक गाड़ी मिल गई, शादी हो गई, बस दैट्स माय लिमिट। वी डोंट एस्पायर, हमें एस्पिरेशंस बहुत कम है। ये शायद हमारे जीन्स में। मैंने देखा, अभी आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, मैं आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहूँगा कि अभी हाल के दिनों में एक शो के दौरान कई ऐसे स्टूडेंट्स से और कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपने करियर या अपनी फील्ड को छोड़कर एकदम कोई एकदम नया काम किया, और हम देख रहे हैं कि उन्होंने वो ग्रोथ पाई जो वो अपने एग्जिस्टिंग करियर में शायद बहुत सालों में नहीं पा पाते। वो चाहे पैसे के लिहाज से हो बात, या फिर रिकॉग्निशन के लिहाज से बात हो, शोहरत के लिहाज से बात हो। तो जाहिर तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ लाइफ साइंसेज की बात नहीं। तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझना है कि किसी एक चीज़ को कर रहे हैं तो उसका अगला एक्सटेंशन भी तलाशें। अगर उससे मिलता जुलता है तो जाहिर तौर पर वो ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा, और अगर आप एकदम नई चीज़ को भी लाते हैं तो ये दोनों अनुभव आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, आपके करियर ऑप्शंस को बढ़ाएंगे। कोई लाइफ साइंसेस के भी स्टूडेंट हो तो अपना सवाल पूछें। माई नेम इज़ आयशा सद्दीक खान एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंस। अभी सर ने एक चीज़ मेंशन की थी कि यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाते हैं, बहुत तरक्की कर लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल आई एम परसुइंग मास्टर्स। अब कोई भी मास्टर्स किसी भी फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, बॉटनी, एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर परस्यू कर रहा है तो मतलब ये एक वो तवज्जो देते हैं कि हाँ मास्टर्स करने के बाद किसी भी तरीके से इंडिया के बाहर उन्हें ऑप्शन मिल जाए और वो इंडिया के बाहर जाके रिसर्च कर लें। तो क्या इंडिया में रहकर उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं या वो देख नहीं पा रहे हैं वो फैसिलिटीज़? मतलब क्या वजह है कि इंडिया के बाहर ही जाकर वो करना चाहते हैं? मैं बताऊँ सच्चाई क्या है। जो लोग आप देख रहे हैं कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन में जगह नहीं मिली। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आप मान लीजिए हमारी बात। तो इसलिए इतनी ज़्यादा चिंता इस बात की मत करिए। इंडिया के टॉप इदारे में आपको अगर जगह मिल गई तो आप बाहर जाना नहीं चाहेंगे। दूसरी वजह यह है कि एक दूर का ढोल सुहावन, आपने सुना है इस मुहावरे को, यू थिंक एवरीथिंग ग्रास इज ग्रीनर द अदर साइड ऑफ द फेंस। ग्रास इज ग्रीनर, जब आप उधर हैं तो आपको लगता है कि इंडिया अच्छा है। एक और बात है कि बाहर जाके लोग अगर अच्छा कर लेते हैं, इसकी वजह ये भी है स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ आपके पास कंफर्ट लेवल, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, यू आर नॉट स्ट्रगलिंग टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। वहाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है हर एक मामले में। जियोग्राफिक स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, लैंग्वेज स्ट्रगल, कल्चरल स्ट्रगल। यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई स्ट्रगल नहीं है। Having said this, the fact still remains, आज अच्छे इदारे से जो लोग बाहर जा रहे हैं, they are going only after having completed their studies here to acquire additional। वो बहुत अच्छी बात है, वो जाना भी चाहिए। लेकिन BSc करके, MSc करके जो लोग बाहर जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जा पा रहे हैं कि उनका एडमिशन यहाँ नहीं मिलता। मैं एक बात बताऊँ आपको, एक सच्ची बात है। हमारे IT के प्रोफेसर स्टैनफोर्ड गए, डायरेक्टर स्टैनफोर्ड गए, वहाँ के डायरेक्टर से मिले, वहाँ प्रेसिडेंट कहलाते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? उन्होंने कहा आई हैव टू एडमिट माय सन टू स्टैनफोर्ड। ओह, बट व्हाई डिड यू सेंड टू स्टैनफोर्ड? व्हाई डिड यू नॉट आस्क हिम टू टेक एडमिशन इन IIT दिल्ली? जवाब उनका सुनकर आपको हैरत होगी, ही कुड नॉट गेट इनटू IIT दिल्ली।
This boy could not get into IIT Delhi, he got into Stanford. ये सच्चाई है. तो हमारे से जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वो नॉट नेसेसरली द बेस्ट. सो रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस. अगला सवाल पूछें. माय नेम इज सादुल हसन, मेडिकल स्टूडेंट. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि बीएससी एमएससी करके यहाँ से लोग चले जाते हैं बाहर, और यहाँ के जो इंस्टीट्यूट होते हैं टॉप लेवल के, उनमें उनको एडमिशन नहीं मिलता है. सर लाइफ साइंस पे जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, लाइफ साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अहम सब्जेक्ट है. तो सर क्यों ऐसा है कि यहाँ पर जिस तरीके से बीएससी एमएससी करके लोग बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर अगर किसी को किसी चीज़ में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, जहाँ पर बीएससी में आज मतलब जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है. इस वजह से उनका कैरियर नहीं बन रहा है कि मतलब उनके पर गाइडेंस नहीं हो रही सही, या उनको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उस सब्जेक्ट को वो नहीं मिल रहा है. इसी वजह से लोग उसको आसानी से मतलब जो है उनका एडमिशन हो जा रहा है, उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे. तो इसमें क्या वजह है कि मतलब जो है वो क्यों उनका नहीं हो रहा है, उन कॉलेजेस का वो है, या खुद लोग इतना ज़्यादा मतलब जो है आई थिंक क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी पर गुणवत्ता, इसको हिंदी में कहते हैं गुणवत्ता. ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, दुनिया के सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हम. जितनी पॉपुलेशन है उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है. वी ओनली हैव, in fact, one of the major decisions taken by our advisory council to the Prime Minister was to establish more IITs, to establish more central universities, to establish more IISERs and more AIIMS. ये सब फैसला हमारी एडवाइस पर the government decided to do it. Even that is not enough. हमारे यहाँ क्वालिटी की भूख जो है ना, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो भूख है, ये इतनी ज़्यादा है. हमारे बच्चे चाहते हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन मिले. इसका कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. नाजायज़ से मुराद हमारी ये है, दे ओपन यूनिवर्सिटीज़, दे ओपन कॉलेजेस, दे ओपन इंस्टीट्यूशंस, बस पैसे कमाने के लिए. क्वालिटी है या नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड. और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है. आपके वालिदैन आपको बाहर नहीं भेज पाएंगे, तो चलो आप उसी कॉलेज में चले जाओ जो कि आपके टॉप में नहीं हो पाया. तो ये दिस इज वेयर द फ्रस्ट्रेशन. हम पढ़े लिखे कहलाएं ज्यादा चिंता के विषय है, बजाय इसके कि हमने क्या तालीम क्या हासिल की. आपने बिल्कुल सही कहा, तिवारी जी ने बिल्कुल सही एनालिसिस की. इनका जो सारांश निष्कर्ष बिल्कुल सही है. हम लोग ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है. ये फैसला आप लोगों को करना है. क्या आप चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं या टू रीच द टॉप चाहते हैं? रोजगार का रास्ता अलग है, रीच द टॉप का रास्ता अलग है. ये फैसला आपको करना है. ज़्यादातर हम लोग रोज़गार चाहते हैं, और रोज़गार चाहने के बाद अगर रोज़गार मिल गई हमें, मुतमईन हो जाते हैं कि चलो भाई हम तो अच्छा नौकरी मिली गई है, अब घर बसा रहे हैं, अब सब कुछ है. वहाँ जाकर के उसका ऑपोजिट हो जाता है. ये बच्चे यहाँ शायद नहीं एडमिशन हुआ, लेकिन वहाँ स्ट्रगल करके उनको लगा कि हाउ कैन आई. बट सर मैं इस पर एक सवाल आपसे इस पर ज़रूर करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स की तरफ से. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी कि इन्हें क्वालिटी एजुकेशन ही मिले, और क्या हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन चुका है, चाहे पॉपुलेशन उसकी वजह हो या जो भी उसकी वजह रही हो, कि अब हमारे बच्चों को खुद ही स्ट्रगल करके अपना करियर बनाना पड़ेगा, यानी इन्हें तय करना पड़ेगा, चाहे कंपटीशन में आगे निकलना हो या चाहे अच्छे कॉलेज का, अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव करना हो. क्या सारी जिम्मेदारी इनकी रहेगी, या हमारा सिस्टम भी इन्हें कुछ ऐसी एजुकेशन या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि ये वो क्वालिटी एजुकेशन पा पाएँ? आई वॉज वेरी हैप्पी, आई मस्ट टेल यू हैव रेज्ड अ वेरी बहुत अच्छा उम्दा सवाल आपने किया है. इसमें किसका दखल ज़्यादा है, ये तो देख रहे हैं. जहाँ जगह मिलेगी वहीं जा सकते हैं, लेकिन इसमें रोल किसका ज़्यादा है? इसमें रोल, बहुत अहम रोल सरकार का भी है. सरकार ने ये फैसला किया, अभी बड़े खुश मैं आपके साथ शेयर करूं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जावड़ेकर साहब हैं, उन्होंने एक वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी, चूँकि आज के डेट में देयर आर मोर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दैन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उसके बरक्स यूजीसी की जो फंडिंग होती थी, जब मैं यूजीसी का कमीशन का मेंबर था, तो आई कोइन्ड द टर्म 70-80-20 सिंड्रोम. 80% of UGC's budget went to universities which only generated 20% of the students.
तो 80% ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप सिर्फ 20% से कम पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सरकार, ये आज की सरकार ये मान रही है इस बात को, एंड दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी, बट दिस शुड बी इन मच मोर, आई वुड से फार मोर हायर स्केल देन व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। और उनकी जिम्मेवारी उतनी ही है जितनी किसी और की है। नहीं तो फिर वही होगा कि अब शॉप्स बन जाएंगी, आप जाइए डिग्री ले लीजिए, डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। अभी हमने देखा है कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स और इस तरह के प्रोग्राम, स्किल इंडिया जो एक पूरा प्रोग्राम चलाया गया, उसमें इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि आपके पास डिग्रीज़ क्या है, इससे ज़्यादा आपके पास हुनर क्या है, इस पर ज़्यादा गौर किया जाए। और क्यों, अब एक बार फिर लाइफ साइंसेस पर लौटते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स अपना सवाल, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सवाल। सर मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है, यूनानी मेडिकल स्टूडेंट। सर मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि लाइफ साइंस में जो स्टूडेंट आते हैं उनका हकीकत के उन्हें जो है बहुत सारे प्राइज़ वो हासिल करते हैं, लेकिन सर हकीकत ये है कि आज भी एक बच्चा जो है एमएससी करके बीएससी करके वो जो है एहसास से कमतरी का शिकार रहता है कि उसे जॉब नहीं मिलती, उसके सामने जो है बहुत सारे वो चैलेंज आते हैं, तो वो उनका सामना किस तरीके से करे। सर दूसरी चीज़ ये है कि एक बच्चे उसने स्टूडेंट ने एमएससी की, उसके बाद वो रिसर्च में रहना चाहता है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन नहीं कि वो जो है पीएचडी वगैरह कर सके, तो सर उसके लिए क्या उसमें कर सकता है वो एमएससी के बाद? देखिए, अगर आप सिर्फ बीएससी कर रहे हैं और एमएससी कर रहे हैं तो आपके लिए जद्दोजहद ज़्यादा है एज़ कम, और वो भी डिपेंड करता है कहाँ से किया आपने। अगर किसी अच्छे इदारे से किया है तो आप रुकेंगे नहीं, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप ऑल्सो रैन इदारों से किया है, जो कि ठीक है अपना सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी सोच का प्रॉब्लम हो जाएगा। इट विल बिकम अ बिग इशू फॉर यू, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे। इसलिए ये फैसला जब आपने +2 किया था उसी वक्त करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो हमारे एजुकेशन में आज के डेट में खामियां हैं, ये हम लोगों ने एक फैंसी वर्ड निकाल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, अगर हमारा बस चले तो बायोटेक्नोलॉजी +2 में होना ही नहीं चाहिए। +2 में कॉलेज में आप अगर अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ लें, अच्छी केमिस्ट्री पढ़ लें, अच्छी फिज़िक्स पढ़ लें अच्छे कॉलेज से, आप कहीं भी फिट हो सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन है। सुपरफिशियल लेवल पर आपको सब कुछ पढ़ाई जाती है, डेप्थ आपकी होती नहीं है। और ये गलती हमारी है, हम जैसे लोगों की है, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत करके इसको बनाया। इतना अर्ली स्टार्ट है बहुत, हमारा बेस मजबूत हो, बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेस मजबूत के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के जाएंगे तो आप कंप्यूटर साइंस में नहीं जा पाएंगे, आप इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में नहीं जा पाएंगे, आप बिग डेटा में नहीं जा पाएंगे। तो हमने अपनी रास्ता अपना पाथ को ही इतना नैरो कर दिया है कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये तो फैसला हमने गलत कर लिया। बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात है। मुझसे जर्नलिज्म के स्टूडेंट कभी पूछते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ले लें, तो मैं कहता हूं कि आप फिर इसके बाद कुछ और नहीं कर पाएंगे। आप अगर बीएससी करेंगे तो आप जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप एडवोकेट भी बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अपने बेस को मजबूत करें और अपनी डिग्री सिर्फ पास होने के लिए नहीं कि हम आसानी से ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो फिर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसमें संतुष्ट रहिए, फिर आपको करियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपने स्किल्स के बारे में बात किया। स्किल्स इंडिया हमारे प्रधानमंत्री का जो मिशन है, दिस इज़ वेरी गुड मिशन, बट इट इज़ लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मेरा मानना है कि स्किल इंडिया होना चाहिए। क्यों? वाई शुड द एप्पल आईफोन बी मेड इन चाइना? चाइना को एप्पल आईफोन 10 के बारे में मैं नहीं जानता हूँ क्या कीमत वहाँ उनको देनी पड़ती है। आईफोन 6 की कीमत उस ज़माने में 65,000 में बिकती थी। चाइनीज़ गवर्नमेंट को एप्पल वाले 8,000 देते थे। 8,000 उनकी लागत होती थी, 12,000 उनको देते थे। हर एक फ़ोन पर 4,000 उनको फ़ायदा होता, रुपए का, इक्विवेलेंट रुपीज़ का, येन में फ़ायदा होता था। और उसकी प्रोडक्शन मिलियंस में होती थी, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो वो कैन वी नॉट डू इट हियर? तमाम प्रोडक्ट्स सर, तमाम प्रोडक्ट्स। मैं खाली बात पूरी कर लूँ। मेरा मानना है, यस यू मेक एप्पल इन इंडिया, बट व्हाई कांट यू क्रिएट अ ब्रांड नेम लाइक एप्पल? व्हाई शुड 12,000 बिकम 65,000 एंड ऑल दैट मनी विल गो टू कैलिफोर्निया? ये हम अपना ब्रांड नेम खुद क्यों नहीं करें? उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। एप्पल डिड नॉट ग्रो ओवरनाइट। एप्पल को इस मुकाम पर, एप्पल आज सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ उसका जो वैल्यू है, $1
trillion-dollar company. No company in the world has the same value as Apple today. Why can't we create? मुझे लगता है आपने लाइफ साइंसेस से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इससे पहले दिया भी है कि हमने कैसे वैक्सीन यहाँ पर क्रिएट की या दवाइयाँ यहाँ पर क्रिएट की जो कि फार चीपर देन अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल नॉर्म्स थी, और उन लोगों को भी अपने दाम कम करने पड़े। तो अगर हम वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं तो हम लाइफ साइंसेज में और दूसरी फील्ड्स में भी कई और ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। सर, माय नेम इज़ फातिमा ज़रीन एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बात कही कि हम व्हाई कांट वी क्रिएट। सर, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे मदर फादर ये कहते हैं कि आप लोग एक अच्छी नौकरी करें। सर, नौकरी करने की बात की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं की जाती। सर, जिस तरह से आपने बताया कि अगर हम इस तरह से सोचें कि हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो सर जेनरिक मेडिसिन को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो आधे से ज़्यादा जनता तो जानती ही नहीं कि जेनरिक मेडिसिन क्या है। उस हिसाब से सर अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो जेनरिक मेडिसिन को सोचकर अगर हम रखेंगे तो सर उसके हिसाब से तो हमें तरक्की करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उस टाइम पे हमारे बैक स्टैबर्स भी हुआ होंगे। सर, उस कंडीशन में इस देश में उस जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से फिर हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन ये होगा या नहीं? आपने जो बहुत ही अहम सवाल दुखती रख पर हाथ रख दिया है सही मानों में। हम एंटरप्रेन्योर अब बने तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो रास्ता है, जो पाथ टू अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर is not easy path. It is a long process. It takes a long. आपने जेनरिक मेडिसिन की बात की। इंडिया is the largest producer of generic medicine in the world. और इंडिया में कहाँ से आती है? हैदराबाद। हैदराबाद is the largest producer of generic medicine in the world. वो क्यों? कि पहले हमारे पास उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता था। Earlier we used to make it. लेकिन चाइना ने इतना सस्ता बनाने लग गई कि हमारी अपनी रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ख़त्म हो गया। वी नेवर यूज्ड, वी डोंट मेक देम। अब हमारे साथ एक दुश्वारी आ गई है। अब चाइना ने भेजना बंद कर दिया या ये कड़ाई मतलब उस पर रोक लगा दी है। वी आर नाउ स्ट्रगलिंग। तो जेनरिक मेडिसिन टुडे इज़ ओनली मोर लाइक अ ब्रेड विनर फॉर यू। आप नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, बट इफ़ यू आर डबल रोटी खाने की बात है तो आप खा सकती हैं। अगर आप बिरयानी खाना चाहती हैं उसके लिए यू हैव टू थिंक बियॉन्ड जेनरिक मेडिसिन उसके लिए। बट देन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट एन ईजी। आई एम इन्वॉल्व इन अ कंपनी दैट वी हैव स्टार्टेड इन IIT दिल्ली। उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो जद्दोजहद से हम लोग गुजर रहे हैं, इट इज़ अ लॉन्ग हॉल, लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये मुझे पता है कि अभी नहीं, अभी हमें दुश्वारी हो रही है, हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल के बाद यू वुड हैव मेड इट। तो इसलिए मैंने सबसे शुरू में बता दी, ये फैसला आपको करना है जी। आप मुतमईन हैं एक नौकरी से या आप चाहते हैं टू रीच द स्टार्स, दैट यू कैन टेक अ डिसीजन। इससे खूबसूरत शब्द नहीं हो सकते अब, क्योंकि प्रोग्राम को ख़त्म करने का भी समय हो रहा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत अहम बातें हैं। ये बात सिर्फ लाइफ साइंसेस की नहीं है, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड के स्टूडेंट जब आपको सुन रहे होंगे तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप अपने अपने सब्जेक्ट को लगा लीजिए, लेकिन बात एक ही है, आपको तय करना है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं। आपकी उड़ान आप तय करेंगे। और सबसे अहम बात यह है जो सर ने आज कार्यक्रम के दौरान कही, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ उस बात से कि अपने आप को कन्फाइन मत करिए किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक करियर में बांध, और वो भी बहुत शुरुआती समय पर, जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आप ये सोच रहे हैं कि मेरा करियर ये है और इसके आगे मुझे कुछ नहीं सोचना है। ये आपके लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। एक आखिर में मैं आपको बताऊंगा, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ऑल ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर करियर, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लर्न टू टेक रिस्क। दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। रिस्क आप तब लेंगे जब आपको अपनी सलाहियत पर यकीन होगा। माँ बाप के कहने पर मत जाएं, दोस्तों के कहने पर मत जाएं, टीचर्स के कहने पर मत जाएं। आपको अपने बारे में जितना पता है वो किसी को नहीं पता। टेक बिग रिस्क। एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था कि जो सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, टॉप पीपल, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन देम? एजुकेशन? नो। फैमिली बैकग्राउंड? नो। पॉलिटिकल पैट्रोनेज? नो। तो फिर क्या? दे ऑल टुक बिग रिस्क इन देयर करियर। बिग रिस्क इन देयर करियर। एप्पल की बात मैं कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स कॉलेज नहीं जा सका,
रिस्क लिया उसने, एंड टुडे जिंदा नहीं है, लेकिन उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को खड़ा करके बता दिया उसने। तो दैट्स माई पार्टिंग एडवाइस टू यू, यू शुड डिसाइड आप क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में, एक कंफर्टेबल, रीजनेबली कंफर्टेबल जॉब, और टू एस्पायर फॉर द मून। यू मे नॉट गेट टू द मून बट यू विल बी समवेयर इन द हाई अप। अगर जोश बढ़ाओ तो तालियां बजाएं। और उम्मीद है कि आज की हमारी ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और नए सब्जेक्ट के साथ और नए एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके सामने एक बार फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।